ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं इशू ऑफ स्वेट इक्विटी बाय लिस्टेड कंपनी। कोई भी लिस्टेड कंपनी कैसे स्वेट इक्विटी इशू कर सकती है। स्वेट इक्विटी क्या होता है, पूरी वीडियो में अपन जानेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है और क्या बेसिक इंट्रोडक्शन है। फिर एप्लीकेबिलिटी के बारे में समझेंगे। फिर डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय इन रिलेशन टू इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, एम्प्लॉय की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी। पिछली 5 स्कीम जो अपन देख चुके हैं, वीडियो में अपन ने बात करी थी सबसे पहली वीडियो में, जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें समझी थी एज पर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स और वो सारी। और उसके बाद अपन ने एक वीडियो बनाई जिसमें अपन ने वेरियस टाइप्स की 5 स्कीमों के बारे में पढ़ा। और उसके बाद आती है छठी, स्वेट इक्विटी इशू, जो पिछली 5 वीडियो में थी। उसकी एम्प्लॉय की अपन ने डेफिनेशन कवर करी थी सबसे पहली वाली वीडियो में। ठीक है, तो उसके लिए 5 स्कीम्स के लिए एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग है, इसके लिए एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी है, बहुत छोटी सी है, और याद रखो, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अपन को डिवाइड करने में, बाइफरफिकेट करने में ईजी पड़ेगा, अलग पड़ेगा मतलब। ठीक है, फिर देखेंगे दूसरा, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉय कैसे हो सकता है। सेक्शन 54 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 क्या बात करता है, और टेस्ट योर नॉलेज। ठीक है, एक क्वेश्चन है वो अपन पढ़ेंगे, क्या बोला हुआ है। मैक्सिमम क्वांटम ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर कितना हो सकता है, स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा होगा तो कैसे होगा। वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट आंसर है, पिछली क्वेश्चन में पूछा गया था 3 मार्क में, पिछले एग्जाम में पूछा हुआ था, तो उसके बारे में एक बार पढ़ेंगे कि क्या बोला हुआ और यहाँ पे कैसे रिलेटेबल है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक बार देखेंगे कैसे होता है, ये भी आज दिन प्रीवियस एग्जाम है, तो ये भी एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट एनुअल जनरल मीटिंग। प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स कैसे होती है। सेलिंग ऑन मैनेजोरियल रेम्यूनरेशन, लॉक इन पीरियड कितना हो सकता है। लिस्टिंग कैसे होती है। एप्लीकेबिलिटी टू टेक ओवर कैसे होगा, और जनरल ऑब्लिगेशंस क्या है कंपनी के लिए इशू करने के लिए, और क्या उनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, अपन पढ़ेंगे। अपना लगभग आधे घंटे में इस वीडियो को अपन एंड कर देंगे, समअप कर देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी आगे जाने वाली हैं, जिसके ऊपर अपन ने इतना ध्यान नहीं देना है, वो जाने देंगे, बाकी पे अपन पूरा गौर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। फास्ट फैक्टर्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एनी कंपनी इज इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट while retaining those already working within the company. One of the way in which companies attract and retain key employees in by rewarding them with equity shares. ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स एक तरीके से आप हिस्सेदारी दे रहे हो अपनी कंपनी में एक अच्छे एम्प्लॉय को, जो कि मतलब वो नहीं है, बोझ नहीं है कंपनी के ऊपर। कंपनी के लिए कहते हैं ना कि कंपनी के क्या बोलते हैं, असेट है। हाँ, कंपनी की असेट है। ठीक है, वो एम्प्लॉय को एक रिप्रेजेंट किया जाता है, वो किया जाता है, एक नाम दिया गया है एम्प्लॉय को कि हाँ ये हमारी कंपनी के लिए असेट है, और एक अच्छा खासा इसकी वजह से हमें फ़ायदा होता है। ठीक है, तो अट्रैक्ट करने के लिए भी एक ये चीज़ हो सकती है, और रिटेन करने के लिए भी। एम्प्लॉय इतने साल से काम कर रहा है, अब उसको ना तुम अप्रेज करोगे, ना कुछ अप्रेजल तो मिल गया, ठीक है, अप्रेजल मिल गया, पर उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी होना चाहिए। आज के टाइम पे सब पैसा ही देखते हैं, तो फिर मॉनेटरी बेनिफिट भी देखा जाता है। तो इस वजह से ये स्वेट इक्विटी शेयर्स का अपना एक वो लेकर आए, फंडा लेकर आए। देखो क्या बोला हुआ है, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर सच इक्विटी शेयर्स विच आर इशूड बाय अ कंपनी to its director or employees at a discount or for consideration other than cash. ठीक है, for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever name called. ठीक है, मतलब वो लोग किसी प्रकार से कंपनी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में या फिर किसी प्रकार से उसने वैल्यू एडिशन किया। ठीक है, तो एम्प्लॉय को डिस्काउंटेड प्राइस पे स्टॉक्स दिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अदर देन कैश के फॉर्म में। स्वेट इक्विटी शेयर्स रिफर टू इक्विटी शेयर्स गिवन टू द कंपनीज एम्प्लॉय ऑन फेवरेबल टर्म्स in recognition of their work. Sweat equity shares is one of the modes or of making shares based payments to employees of the company. The issue of sweat equity shares allows the company to retain the employees by rewarding them for their services. Sweat equity shares rewards the beneficiaries by giving them incentives in lieu of their contribution towards the development of the company. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी के इन लोगों ने बहुत कुछ किया, तो उसके सामने एक रिवॉर्ड के बेसिस पे एम्प्लॉइज को ये दिया जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, फर्दर स्वेट इक्विटी शेयर्स इनेबल्स ग्रेटर एम्प्लॉइज टेक एंड इंटरेस्ट इन द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज इट्स इनकरेजेस
the employees to contribute more towards the company in which they feel they have a stake. ठीक है, एक कंपनी में अगर मेरी हिस्सेदारी है, ठीक है, तो वो अपनी तरीके से काम करेगा ना कि यार ये तो मेरी भी कंपनी है, मेरा भी इसमें हिस्सा है, ठीक है, तो उसको वो बढ़ाना चाहेगा. तो वैसे एक गुड उस फॉर्म में इस चीज़ को लिया गया. Company Act 2013 empowers company to issue sweat equity shares to its employees and director, subject to the conditions stated therein. In case of company whose equity shares are listed on a recognized stock exchange, the issuer company is required to conform to the regulation made by SEBI. ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 में इसका बात किया गया है और कंपनी लॉ में अपन इस चीज़ को भी और अच्छे से क्लियर करेंगे. ग्रुप 1 में जिसने पढ़ा होगा तो उसको चीज़ पता होगी ऑलरेडी. बाकी आगे बढ़ते हैं. एप्लीकेबिलिटी में क्या बोला हुआ है? नथिंग कंटेंट इन द चैप्टर शैल अप्लाई टू एन अनलिस्टेड कंपनी. ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी को ये नहीं एलिजिबल होता है और वो नहीं कर सकता. Provided that an unlisted company coming out with initial public offer and seeking listing of its security on the recognized stock exchange pursuant to issue of sweat equity shares shall comply with the Securities and Exchange Board of India issue of capital and disclosure requirement ICDR regulation 2018 के हिसाब से फिर आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी. आगे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय इन रिलेशन टू इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला पिछली वीडियो में अपन ने पिछली वीडियो में मतलब जो इससे पहले की वीडियो होगी जो लगभग 1 घंटे समथिंग मिनट की है, उसमें अपन ने एम्प्लॉय की बात करी थी. पिछली 5 जो स्कीम इससे पहले वाली जो वीडियो है उस स्कीम के रिलेटेड एम्प्लॉय की क्या डेफिनेशन है वो, और यहाँ पे एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग है, वो तो ध्यान रखना. द टर्म एम्प्लॉय मीन्स एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर्किंग इन इंडिया और अब्रॉड, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट. बस सिंपल इतना है. वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी तो देख लेंगे एक बार. एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड द कंट्री, अब्रॉड भी हो सकता है. अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, सिंपल. ठीक है, डायरेक्टर होल टाइम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, उसे भी अपन ने एम्प्लॉय की डेफिनेशन में क्लियर कवर किया है. आगे बढ़ते हैं. इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉय कैसे होगा? अ कंपनी हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मे इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 54 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 and these regulation to its employee for it they are providing know-how or making available rights in the nature of intellectual property or value addition by whatever name called. ठीक है, सेक्शन 54 का अपन ने रेफरेंस देखा तो सीधा देख लेते हैं. सेक्शन 54 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 क्या बात कर रहा है? तो एज पर दिस सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी में इशू sweat equity shares of a class of shares already issued if the following conditions are fulfilled. The issue is authorized by the special resolution passed by the company in the general meeting. The resolution specifies the number of shares, current market price, consideration if any, and the class or classes of the director or employees to whom such equity shares are to be issued. The sweat equity shares of the company whose equity shares are listed on a recognized stock exchange are issued in accordance with the resolution made by the SEBI in this regard, and if they are not listed in the sweat equity shares are to be issued in accordance with the rule 8 of the company rule 2014. ठीक है, देखो पहले 2 पॉइंट तो सिंपल थे. स्पेशल रेजोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा जनरल मीटिंग में टू इश्यू एन ये क्या बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, और दूसरा ये जो होता है रेजोल्यूशन स्पेसिफाई, तो उसमें आपको सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी. कितने नंबर ऑफ शेयर दे रहे हो, कितने करंट मार्केट, क्या करंट मार्केट प्राइस है, क्या कंसिडरेशन है, अगर आप ले रहे हो कंसिडरेशन तो क्या कंसिडरेशन है, किस क्लास ऑफ डायरेक्टर्स को दिया जा रहा है, कितने एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है और कितने कितने दिए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी. और तीसरे पॉइंट में ये बोला कि लिस्टेड कंपनी ही दे सकती है स्वेट इक्विटी शेयर्स, और रेगुलेशंस और सेबी की जितनी भी रेगुलेशंस वगैरह हैं फुलफिल करनी है, कंपनी रूल 2014 के पालन करना है इन दिस रिगार्ड. एंड इफ देयर आर नॉट लिस्टेड द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द. ठीक है, अगर लिस्टेड नहीं है तो फिर रूल्स के हिसाब से आप कर सकते हैं. वो भी अपन ने जैसे पीछे बात करी ICDR रेगुलेशंस और सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी सेबी के साथ और कंपनी रूल 2014 के साथ. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख लें क्या बोला हुआ है. वेदर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल इशू. पूछा गया है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं वो प्रेफरेंशियल इशू बेसिस पे हो सकते हैं क्या. सॉल्यूशन में देखो क्या बोला हुआ है. इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इज नॉट अ प्रेफरेंशियल इशू एज पर सेबी ICDR रेगुलेशन 2018. सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 पे अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो आपने क्लियर कर लिया होगा वहाँ पे जाके. विच गिव्स द मीनिंग ऑफ द प्रेफरेंशियल इशू एक्सक्लूड्स an issue of sweat equity shares therefrom, which means which means
issue of sweat equity shares is not a preferential issue within the meaning of the preferential issue. preferential issue की जो definition है उसको उसमें से sweat equity shares exclude करे गए हैं, यानी कि preferential issue is not an sweat equity issue. Further, the company's share capital and debenture rules 2014 clearly exclude issue of sweat equity shares from the definition of the preferential offer. Simple. Maximum quantum of sweat equity shares कितने हो सकते हैं? A company shall not issue sweat equity shares for a more than 15% of the existing paid up capital, share capital in a year. In a year, एक साल में जितना भी existing paid up equity capital होगा ना, उसका 15% से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते एज अ स्वेट इक्विटी शेयर. ठीक है, करंट ईयर का मतलब मान लो करंट फाइनेंशियल ईयर है आज 2024, दिसंबर चल रहा है, तो एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल जितना भी होगा इस साल के अंदर, तो उसका 15% से ज़्यादा आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते. प्रोवाइडेड दैट द इशुएंस ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी शैल नॉट provided that the issuance of sweat equity shares in the company shall not 25% of the paid up equity capital of the company at any time. The issuance of the sweat equity shares in the company shall not 25% of the पेड अप इक्विटी कैपिटल एट एनी टाइम. ठीक है, किसी भी टाइम में, मतलब अपन ने ये जो देखा ना पिछले बार में 15% वाली पॉइंट, वो था एक साल में, मतलब एक साल में 15% से ज़्यादा नहीं कर सकते, और ओवरऑल पूरा मिला के 25% से ज़्यादा नहीं कर सकते कभी भी स्वेट इक्विटी शेयर्स, प्रोवाइडेड दैट द इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी शैल नॉट 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम, यानी कि ओवरऑल 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी कंपनी का पेड अप इक्विटी कैपिटल से, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज़्यादा. ठीक है, अब अगर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ता है तो फिर उसकी भी लिमिट बढ़ती है और वहाँ पे अपन की बात अलग हो जाती है. ठीक है, यानी कि एक साल में अगर आप इक्विटी इशू कर रहे हो ना, शेयर इक्विटी इशू कर रहे हो, तो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और पूरा मिला के 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का. ठीक है, देखो ध्यान रखना, मोर देन 15% से ज़्यादा नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल, और यहाँ पे जो बोला हुआ है ना शेल नॉट 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल, तो वही जैसे मैंने बोला, अगर आप इक्विटी कैपिटल ही बढ़ा दोगे तो फिर 25% वाली भी क्राइटेरिया यानी कि जो लिमिट रहेगी वो भी ऑलरेडी कम हो जाएगी. ठीक है, अगर वो बढ़ गया तो वो तो कम हो गई ना, तो फिर आप और 25% तक ले जाके स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हो. प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ कंपनी लिस्टेड ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म. अब ये इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म क्या है, मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो. इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म में अगर कोई कंपनी लिस्टेड होती है और स्वेट इक्विटी शेयर लेकर आने की कोशिश करती है, तो शेल बी परमिटेड टू इशू नॉट मोर देन 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन फाइनेंशियल ईयर, सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट not exceeding 50% of the paid up equity capital of the company up to 10 years from the date of its incorporation or registration. ठीक है, वहाँ पे बोला हुआ था मैक्सिमम कैप था उसका 25%, यहाँ का है 50%. वहाँ पे बोला था एट एनी टाइम, यहाँ पे बोला है 10 साल, अप टू 10 years, यानी कि सिर्फ 10 साल. वहाँ पे एट एनी टाइम तो बढ़ बढ़ के कितना भी हो सकता है, यहाँ पे फिर वो लिमिट आ जाती है 10 साल तक 50% तक ही रह सकता है. मतलब अगर 11वें साल में आपने बढ़ा के ये 50% की भी अगर वो कम हो गई है, पर 11 साल हो गए, तो अब आप स्वेट इक्विटी शेयर नहीं कर सकते इशू. ठीक है, फिर इसके कुछ वो निकालते ही हैं कुछ ना कुछ अगर होता है तो, और 10 साल बाद फिर वो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म से हटके फिर मेन बोर्ड पे भी आ जाएगी अगर इतनी बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसी लिमिट रखी गई है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करिए. स्पेशल रेजोल्यूशन में देखो क्या बोला हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड टू the notice for the general meeting pursuant to section 102 of the Company Act 2013 shall contain disclosure as specified in schedule 2 of these regulation. ठीक है, अब इसकी डेप्थ में अपन नहीं जाना है, पर इतना ध्यान रखो स्पेशल रिजोल्यूशन होगा और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी जनरल मीटिंग के अंदर. द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू द एम्प्लॉय हु बिलोंग्स टू प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप शैल बी अप्रूव्ड बाय वे ऑफ एन रिजोल्यूशन पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग. ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के बेसिस पे
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को भी मिल सकता है। द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉय हु बिलोंग्स टू प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप शैल बी अप्रूव्ड बाय वे ऑफ, ठीक है, उन लोगों को भी मिल सकता है बाय वे ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की सिंपल मेजोरिटी के साथ, यानी कि ऑर्डिनरी, कोई अपन ने स्पेशल रिजोल्यूशन वो सब नहीं करना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के साथ अप्रूव्ड होके स्वेट इक्विटी शेयर्स उन एम्प्लॉय को भी मिला जा सकता है जो कि प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हाउएवर, for passing such a resolution, voting through postal ballot and or e-voting as specified under Companies Management and Administration Rule 2014 shall also be adopted। ठीक है, इसके लिए आप पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग का भी मार्ग यूज कर सकते हो रिजोल्यूशन के अंदर। फर्दर प्रोवाइडेड दैट द प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप शैल नॉट पार्टिसिपेट इन सच रिजोल्यूशन। ठीक है, सच रिजोल्यूशन मतलब यानी कि जो भी ये रिजोल्यूशन रहेगी उसमें आप प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप कोई पार्ट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कुछ भी वोटिंग करने में है उसमें। अगर हाँ तुम ही हाँ बोल दोगे और तुम्हें ही मिलेगी तो कैसे फेयर होगा ना, शेयर होल्डर्स की परमिशन यहाँ पे लेनी है। Each such of equity shares, sweat equity shares shall be voted by a separate resolution. Each such of equity, sweat equity shares shall be voted by a separate resolution. हर, बाप रे ये तो भाई खतरनाक है। Each issue of sweat, ठीक है, each issue of sweat equity shares है, ठीक है, हर बार आप जब भी sweat equity share लेकर आओगे shall be voted by separate resolution, तो उसके लिए सेपरेट रिजोल्यूशन आपको करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। द रिजोल्यूशन फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल बी वैलिड, वो वैलिड होगी फॉर पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन। ठीक है, 1 साल तक आप फिर 1 साल के अंदर आप वो कर सकते हो, उसकी जो वैलिडिटी रहेगी ना, नहीं तो फिर आपको 1 साल बाद वापस से सारी चीज़ें वापस करनी पड़ेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन और सारी अप्रूवल वगैरह वापस लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर की। आगे देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये जो दो आगे मैं बोलूंगा ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इन जनरली आप अगर देखना चाह रहे हो ये वीडियो तो फिर अपन ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। द वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला अपन ने IPR, हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वीडियो आपने हो सकता देखी हो, तो उसमें अपन ने सारे एक्ट्स कवर किए हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और वो सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पे जाके उसको भी पहले क्लियर कर सकते हो। द वैल्यूएशन ऑफ IPR और ऑफ द नो हाउ प्रोवाइडेड और अदर वैल्यू एडिशन शैल बी कैरिड आउट बाय द मर्चेंट बैंकर। ठीक है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो मर्चेंट बैंकर के द्वारा निकाली जाएगी। The merchant banker may consult such experts and valuer as he may deems fit, having regards to the nature of the industry and the nature of the property or other value addition। वो अब merchant banker expert को भी hire कर सकता है to value the IPR और नो हाउ जो भी आपने किया होगा उसके वैल्यू निकालने के लिए वो उसको भी हायर कर सकता है, नेचर और इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी के हिसाब से वो फिर निकालेगा। The merchant banker shall obtain a certificate from an independent chartered accountant that the valuation of the intellectual property or other value addition is in accordance with the relevant accounting standard। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी सर्टिफिकेट लिया जाएगा उस वैल्यू के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की या फिर कोई भी जो वैल्यू एडिशन आपने किया होगा उसके ऊपर। ठीक है, कहने को तो सिंपल सिर्फ 3 ही पॉइंट थे पर इंपॉर्टेंट है। देखो तो अब इतनी सी चीज़ें अगर इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 2 मार्क 3 मार्क दे रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या बोला हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेयर द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर अ नॉन कैश कंसिडरेशन, सच नॉन कैश कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड इन द फॉलोइंग मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखो क्या बोला हुआ है, वेयर द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, such non-cash consideration shall be treated in the following manner in the books of accounts of the company, where the non-cash consideration takes the form of a depreciable or amortizable asset. It shall be carried to the balance sheet of the company in accordance with the relevant accounting standards। ठीक है, अगर जो भी नॉन कैश कंसिडरेशन है ना वो डेप्रिशिएबल या फिर अमोर्टाइजेबल है, यानी कि डेप्रिशिएट हो सकती हैं, और अमोर्टाइजेशन आपको पता होगा जो भी इंटेंजिबल सेट्स होती है जैसे कि गुडविल हो गया तो वो अमोर्टाइज होती हैं। इट शैल बी कैरीड टू द बैलेंस शीट
of the company in accordance with the relevant accounting standards. और दूसरा, और where the above clause is not applicable, it shall be expensed as provided in the relevant accounting standards. ठीक है, फिर आपको वो एक्सपेंस के तौर पे आप ले सकते हो उसको. अगर नॉन कैश कंसिडरेशन वाला केस रहेगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जनरल बात करी हुई है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इतना है नहीं. अब ये इतनी सी चीज़ें अगर इंपॉर्टेंट होती हैं तो फिर अपना आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो. ठीक है, एक बार पढ़ जाना और ध्यान रखना, डेप्रिसिएबल और अमोर्टाइज है तो आपको बैलेंस शीट में उसको क्लेम करना है और वो सारी चीज़ें करनी है. और अगर ऊपर वाला एप्लीकेबल नहीं होता है तो फिर आप उसको वो कर सकते हो, एक्सपेंस के तौर पे कर सकते हो, रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, नॉन कैश कंसिडरेशन अगर जब है तब. ठीक है, आगे देखते हैं. प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट एनुअल जनरल मीटिंग. ठीक है, प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट एनुअल जनरल मीटिंग. In the general meeting subsequent to the issue of sweat equity, the board of directors shall place before the shareholders a certificate from the auditor of the company that the issue of the sweat equity shares has been made in accordance with the regulations and in accordance with the resolution passed by the company authorizing the issue of such sweat equity shares. ठीक है, आपको ऑडिटर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एनुअल जनरल मीटिंग में, जहाँ पे आप सर्टिफिकेट के बेसिस पे इशू करवा सकते हो स्वेट इक्विटी शेयर्स. ठीक है, सिंपल था. आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है. प्राइसिंग कैसे होगी, प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. अब इसको मतलब इतनी गहराई में अपन को जाने की ज़रूरत नहीं है, तो जितना अपन के लिए रेलेवेंट है और जितना आप टाइम इसके लिए देना चाहिए उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे. ठीक है, प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. द प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस with the pricing requirements stipulated for a preferential issue to a person other than a qualified institutional buyer under the SEBI ICDR regulation 2018, which are as follow. हाँ, एक बार वापस से पढ़ते हैं. द प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्राइसिंग रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड फॉर अ प्रेफरेंशियल इशू टू अ पर्सन अदर देन अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर अंडर द सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 विच आर एज फॉलो. ठीक है, ये ICDR की ये सारी रेगुलेशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी और उसी के आधार पे आप वो कर सकते हो, प्राइस फिक्स कर सकते हो. ठीक है, वहाँ पे आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि वो जो प्राइस है वो किस के बेसिस पे है. प्रेफरेंशियल फॉर अ प्रेफरेंशियल इशू टू अ पर्सन अदर देन अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. ठीक है, ये भी अपन ने बात करी हुई है पहले, तो वहाँ पे आप जाके क्लियर कर सकते हो क्या होता है ये QIB. तो ठीक है, देखते हैं कैसे होगी प्राइसिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स. ठीक है, रेगुलेशन नंबर है 164 और पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोला हुआ है. If the equity shares of the issuer have been listed on a recognized stock exchange for a period of 90 trading days or more, ठीक है, 90 या फिर उससे ज़्यादा, 90 ट्रेडिंग डेज या फिर उससे ज़्यादा, एज ऑन द रिलेवेंट डेट द इक्विटी शेयर शैल बी अलॉटेड एट अ प्राइस नॉट लेस देन हायर ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, और दूसरा ये है कि इफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर हैव बीन लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ less than 90 trading days as on the relevant date the equity shares shall be allotted at a price not less than the higher of the following. ठीक है, समझते हैं इसमें क्या बोला हुआ है. एक बार वापस से पढ़ते हैं, देखो क्या बोला हुआ है. प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स कैसे हो सकती है. अगर इफ द इक्विटी शेयर्स जो भी हैं वो लिस्टेड हैं इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ 90 trading days or more as on the relevant date the equity shares shall be allotted at the price not less than higher of the following. ठीक है, एक केस तो ये है और दूसरा ये है कि अगर जो शेयर्स हैं वो 90 ट्रेडिंग डेज से कम हैं, ठीक है, रेलेवेंट डेट तक, तो फिर वो कैसे होगी डिसाइड. बोला है शेयर शैल बी अलॉटेड एट अ प्राइस नॉट लेस देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन सब में से ज़्यादा जो होगी उसके बेसिस पे फिर वो प्राइस डिसाइड होगी. देखो 90 ट्रेडिंग डेज ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कोटेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट. और दूसरा है 10 ट्रेडिंग डेज ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कोटेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट.
90 या फिर 10, विच एवर इज हायर के बेसिस पे करा जाएगा। पर क्या किया, प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। ठीक है, देखो अगर इक्विटी शेयर्स हैं और 90 ट्रेडिंग डेज से ज़्यादा, या 90 ट्रेडिंग डेज या फिर उससे ज़्यादा लिस्टेड है कंपनी, और उसके जो शेयर्स हैं उसकी जो ट्रेडिंग देखी जाएगी ना, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस देखी जाएगी 90 ट्रेडिंग डेज की, और दूसरी देखी जाएगी 10 ट्रेडिंग डेज की वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और विच एवर इस दोनों में से हायर रहेगा ना, वैसी उसके बेसिस पे प्राइसिंग हो सकती है ऑफ इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, ठीक है, ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। और दूसरा जो केस था जहां पे 90 ट्रेडिंग डेज से कम हुए हैं, लिस्टेड हुए आपके शेयर्स को, और आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, तो उसकी प्राइस कैसे हो सकती है, उसके लिए तीन यूज कर सकते हो आप। देखो क्या, द प्राइस एट विच इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय द इशूअर इन इट्स IPO of the value per shares arrived in the scheme of compromise arrangement and amalgamation under सेक्शन, और ये सारी चीजें दी हुई है, ठीक है, इतना ध्यान रखो, जो प्राइस IPO के द्वारा लाई गई होगी ना, वो वाली प्राइस। दूसरे केस में क्या है, द एवरेज ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस of the related equity shares quoted on the recognized stock exchange during the period shares have been listed preceding the relevant date। ठीक है, यहाँ पे भी वही वाली प्राइस बोली हुई है जो कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे लेकर आने के लिए बोल रहे होगे, वॉल्यूम वेटेड के बेसिस पे। वॉल्यूम वेटेड दूसरी है ये, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कोटेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द पीरियड शेयर्स हैव बीन लिस्टेड प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। ठीक है, रेलेवेंट डेट से पिछले जो भी जितने भी दिन हुए होंगे ना, उसको हुए तो उसका एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे गिनी जाएगी, एक प्राइस वो हो गई। और तीसरी वो हो सकती है 10 ट्रेडिंग डेज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कोटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज उस रेलेवेंट डेट तक। ठीक है, पिछले 10 दिन। दूसरा है जब से लेके आई तब से जितनी हुए, और एक है जब IPO आएगी वो। तीनों में से विच एवर इज हायर जो भी डेट होगी ना, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग ये डिसाइड होगी, प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ नॉट लेस देन 90 डेज, 90 ट्रेडिंग डेज। अगर आपके 90 ट्रेडिंग दिन भी नहीं हुए हैं तो ये 3 क्राइटेरिया, और अगर 90 ट्रेडिंग डेज से ज़्यादा हो चुके हैं आपकी कंपनी और शेयर्स को लिस्टेड हुए, तो फिर 90 या फिर 10 दिन के ट्रेडिंग डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, 90 ट्रेडिंग डेज और 10 दिन, और यहाँ पे IPO वाली प्राइस और वॉल्यूम वेटेड प्राइस अब तक की जितने भी दिन हो गए हैं उतने, और तीसरे में 10 ट्रेडिंग डेज आज से रेलेवेंट डेट से पिछले जो 10 ट्रेडिंग डेज होंगे वो, उसका वॉल्यूम वेटेड प्राइस, और विच एवर इज जो इतने दोनों में वही है, विच एवर इज हायर होगा उसके बेसिस पे प्राइस आपकी डिसाइड होगी। अब इसमें एक और बॉक्स दिया हुआ है, वो एक बार देख लेते हैं कि हायर तो है, प्लस वेयर द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स इज डिटरमाइंड in the subsection 2, such price shall be recomputed by the issuer or completion of 90 trading days from the date of listing of on the recognized stock exchange, and if such recomputed price is higher than the price paid on allotment, the difference shall be paid by the allottees to the issuer। ठीक है, बोला अब हायर तो हो गई, अब जब 90 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना, 90 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको वो प्राइस को रिकम्प्यूट करना पड़ेगा, और उस हिसाब से जो भी डिफरेंस अगर आएगा, प्राइस जो भी उन लोगों ने अलॉटमेंट के लिए पे करी होगी ना, जो भी डिफरेंस की अमाउंट आएगी, तो यहाँ तो आपको उनको आपको पे करनी पड़ेगी। डिफरेंस शैल बी पेड बाय द अलॉटीज टू द इशूअर। ठीक है, हाँ सॉरी, अलॉटीज को, कोई भी अगर डिफरेंस आएगा तो वो आपको अलॉटीज को, इशूअर को देनी पड़ेगी, मतलब एम्प्लॉयज को, इशूअर को देनी पड़ेगी। ठीक है, 90 ट्रेडिंग डेज वाली वही हो गई कि अपना 90 दिन हो गए, तो फिर वही वाली पुरानी वाली चीज़ जो अपन ने पहला क्राइटेरिया देखा था ना, 90 या फिर 10 दिन का ट्रेडिंग डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालेंगे, विच एवरेज जो हायर आएगा उसके बेसिस पे प्राइस सेट होगी। ठीक है, एक फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स का मतलब समझ लो। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर वो होता है, मीन्स द शेयर ऑफ द इशूअर इन विच द ट्रेडेड टर्नओवर ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द 240 trading days preceding the relevant date is at least 10% of the total number of shares of such class of the shares of the issuer। यानी कि पिछले 240
ट्रेडिंग डेज देखे जाएंगे उसका is at least 10% of the total number of shares of such class shares of the issuer। ठीक है, अगर 10% भी ट्रेड होता है उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द सच क्लास ऑफ शेयर्स, मान लो 10,000 शेयर्स है तो उसका 10% कितना हो गया 1,000। तो उतने शेयर्स ट्रेड हुए होने चाहिए पिछले 240 ट्रेडिंग डेज में, काफ़ी लंबा चौड़ा वो है, तो उसको फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर में मान लेंगे। मीन्स द शेयर्स ऑफ द इशूअर इन विच द रिलेटेड इन द ट्रेडेड टर्नओवर ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द 240 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट इज एट लीस्ट 10% of the total number of shares of such class of the shares of the issuer, provided that where the shares capital of a particular class of shares of the issuer is not identical throughout such period, the weighted average number of total shares of such class of the issuer shall represent the total number of shares। देखो क्या बोला हुआ है, provided that where the shares capital of a particular class of the shares of the issuer is not identical, particular shares अपन नहीं ले सकते हैं, तो उसमें क्या बोला हुआ है, थ्रू आउट सच पीरियड द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ टोटल शेयर्स ऑफ सच क्लास ऑफ द इशूअर शैल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। फिर उसके बेसिस पे अपन वेटेड एवरेज करके टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे और उसको फिर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर में मान लेंगे। ठीक है, वो इतना रिलेवेंट नहीं है, ये जो मैंने क्राइटेरिया बोला वो एक बार आप अगर नहीं समझ में आया होगा तो बैक करके समझ लेना, और अगर आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे को लग रहा था 30 मिनट में हो जाएगी, पर ये वाले चक्कर में अपन ने थोड़ी सी ज़्यादा टाइम इसमें ले लिया, मेरे को भी थोड़ा सा समझना पड़ा। ठीक है, 5-7 मिनट और लगेगी, फिर खत्म करते हैं। सीलिंग ऑफ मैनेजोरियल रेम्यूनरेशन, द अमाउंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द treated as part of the managerial remuneration for the purpose of section 196 and 197 and other applicable provision of the Company Act 2013 if the following conditions are fulfilled: the sweat equity shares are issued to any director or manager and they are issued for non-cash consideration which does not take the form of any asset which can be carried to the balance sheet of this company in accordance with the relevant accounting standards। बस ये तो मैं इतना ही बोला है। द अमाउंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड शैल बी ट्रीटेड एज द मैनेजोरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है, उसको मैनेजोरियल रेम्यूनरेशन बना देंगे अगर डायरेक्टर और मैनेजर को दिया है स्वेट इक्विटी शेयर्स और वो नॉन कैश कंसिडरेशन में दिया हुआ है, तो उसको असेट के तौर पे तो लेके जा नहीं सकते बैलेंस शीट में, तो उसको फिर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तौर पे लिया जाएगा। ये अपन आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई अपन ने वेट नहीं करना है और इसके ऊपर मतलब इतना गौर नहीं करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी लॉक इन पीरियड अब देखते हैं। द स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी लॉक्ड इन फॉर सच पीरियड एज टाइम एज स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू द प्रेफरेंशियल इशू अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ICDR Regulation 2018 as amended from time to time. The SEBI ICDR Regulation 2018 on public issue in terms of lock-in and computation of promoter contribution shall apply in a company make a public issue after it has issued sweat equity। ठीक है, लॉक इन पीरियड ICDR रेगुलेशन के हिसाब से होगा और shall apply in company which make पब्लिक इशू आफ्टर इट हैज़ बीन इशूड द स्वेट इक्विटी। ठीक है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें ICDR के हिसाब से फॉलो करनी है, लिस्ट होने के बाद भी, पब्लिक इशू होने के बाद भी। लिस्टिंग की बात करी हुई है। द स्वेट इक्विटी इशू बाय लिस्टेड कंपनी शैल बी एलिजिबल फॉर लिस्टिंग ओनली इफ सच इशूज आर इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन। रेगुलेशन का पालन करना अनिवार्य है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेक ओवर any acquisition of sweat equity shares shall be subject to the provision of SEBI substantial acquisition of shares and takeover regulation 2011। इसमें से देखो दो लाइन में समझाया हुआ है, तो उतना ही समझना है अपन ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इतना ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो अपन पहले देख चुके हैं। जनरल ऑब्लिगेशन में देखो क्या बोला हुआ है। द कंपनी शैल इंश्योर दैट द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस for general meeting contains the disclosure specified under clause B or subsection 1 of the section 54 of the Companies Act 2013 and subregulation 1 of regulation 32 of this regulation। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी है, पूरी भाषा में यही बोला हुआ है, अपने सेक्शन और ये सारे ध्यान नहीं रखने। जनरल ऑब्लिगेशन में ये है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन जनरल मीटिंग कंटेन्स द डिस्क्लोजर। हाँ, स्पेसिफाइड इन जो भी क्लॉज और वो सारे हैं वो सब, उसका रेफरेंस आप नहीं भी दोगे ना तो भी चलेगा। दूसरा, सेक्रेटोरियल ऑडिटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है अंडर रेगुलेशन 36 इन द प्लेस्ड इन जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। The company within 7 days of the issue of sweat equity shares sends a statement to the recognized stock exchange disclosing the number of sweat equity shares, price at which the sweat equity shares are issued, or total amount received towards sweat equity shares,
डिटेल्स ऑफ द पर्सन टू whom स्वेट इक्विटी शेयर्स हैव बीन इशूड, एंड सेकेंडली मतलब लास्टली द कॉन्सिक्वेंट चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द शेयर होल्डिंग पैटर्न बिफोर एंड आफ्टर द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, जनरल ऑब्लिगेशन में पहला था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, सेक्रेटोरियल ऑडिटर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और तीसरा 7 दिन के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू होने के बाद आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, जिसमें आप नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर बताओगे, क्या प्राइस पे हुए थे बताओगे, टोटल अमाउंट कितनी रिसीव्ड हुई स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के बाद, और डिटेल बताओगे किसको दिए गए और कैसे दिए गए, और कॉन्सिक्वेंट चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आए, पैसे आए तो फिर कैपिटल स्ट्रक्चर भी बड़ा होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, जो टाइम है 7 दिन के अंदर। बिफोर एंड आफ्टर दोनों बतानी है, कंपेयर करके बताना पड़ेगा, पहले इतना था अभी इतना है इशू करने के बाद स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, इसी के साथ अपना स्वेट इक्विटी वाला भी टॉपिक कवर होता है और अपन ने सारी की सारी स्कीम्स भी समझ ली। और अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख रहे हो CS के लिए, तो अपन ने ये वाला चैप्टर कवर किया, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्टॉक इक्विटी स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। अपन ने पूरी 3 वीडियो में इसकी बात करी है, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। ठीक है जी, इसके बाद अपन कवर करेंगे इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, छोटा सा ही टॉपिक है और वो भी एक बार देख के खत्म कर लेंगे। थैंक यू सो मच।